जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रिक में। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी उत्तर पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें कि यूपी एसआई की आपकी शामिल है, यूपी में एसआई की शामिल है, यूपी में कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली हैं और भी पुलिस की जो भी वेरियस वैकेंसी आने वाली हैं। आपको पता होगा यूपी में भी इन वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन निकलने वाला है, जिसमें कि यूपी एसआई की लगभग नौ 9,000 वैकेंसी और इसकी लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। तो इन सभी जो वैकेंसी होती है, जिसमें चाहे यूपीएसआई है, इसमें एक टॉपिक होता है आपका मूल विधि। मूल विधि जिसमें कि यूपीएसआई की वैकेंसी में जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और जीएस में भी एक मूल विधि जो होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो अब से मैं मूल विधि की डेली एक क्लास आप इस चैनल पर अपलोड होगी, जिसमें कि जो कि अप्रोक्स आपकी 30 मिनट की क्लास होगी और लगभग 40 क्लासेस में हम पूरी मूल विधि को खत्म कर देंगे, जिसमें कि हम आईपीसी सी लो। तो बेसिक लो को हम मूल विधि कहते हैं। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं बेसिक आते हैं कि कौन सी धारा किससे संबंधित है, किस धारा में कौन सा अपराध होने पर क्या दंड दिया जाता है। क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट होकर के जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग होगी, तो वो इतनी तो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपको बेसिक ना पढ़ाना पड़े, आपको बेसिक की पूरी नॉलेज हो। ठीक है। अब इसमें एक शब्द आया है विधि। विधि जिसको कि हम कानून भी बोलते हैं या फिर लॉ। तो होता क्या है ये विधि, या ये होता है क्या है, ये कानून क्या होता है? तो इसको हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स। इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कि ऐसे नियमों का समूह। इसको हम बोलेंगे
आर्थिक, इसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति देनी होती है, यानी इसमें जुर्माना देना होता है, आर्थिक क्षतिपूर्ति देनी होती है। और अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो होता है वो आपका सीपीसी लागू होता है। इसके लिए जो आपका लागू होता है वो होता है सीपीसी, यानी सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड, प्रोसीजर कोड। अगर हम आपराधिक मामलों की बात करते हैं तो आपराधिक मामलों में इसमें जो अपराधी होता है, उसे सजा सुनाई जाती है। अब वो सजा कुछ भी हो सकती है, कारावास हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, दंड भी हो सकता है, दंड हो सकता है, कारावास, उम्र कैद वगैरह, ये सभी हो सकते हैं। तो जिस भी मामले में अपराधी को सजा सुनाई जाए वो होते हैं आपके आपराधिक मामले, और जिसमें सजा ना सुनाई जाए, केवल जुर्माना लगाया जाए, तो वो होते हैं दीवानी मामले। एग्जाम्पल में अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर आपने किसी की हत्या कर दी, किसी की आपने हत्या कर दी, उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि आपको जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाएगा। जैसे आपने किसी की हत्या कर दी, आपके ऊपर जुर्माना लग गया 1 लाख या 2 लाख का, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसे अगर आपके जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कल को आप किसी और की हत्या कर दें। तो इसके लिए आपको सजा सुनाई जाती है, वो सजा हो सकती है आपकी उम्र कैद हो, या फिर फांसी की हो, तो कोई भी सजा हो सकती है। तो ऐसे जो मामले होते हैं, यानी आपराधिक मामले जो होते हैं, इनमें जो होती है, इनमें आपकी आईपीसी लागू होती है ना। तो मूल विधि का ही एक पार्ट है आईपीसी, यानी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। ऐसे जो मामले होते हैं आपराधिक मामलों की हम बात करते हैं, इसमें वो मामले रखे जाते हैं जो कि या तो संज्ञेय अपराध होते हैं, संज्ञेय, या फिर आपके असंज्ञेय अपराध होते हैं। ऐसे मामलों को हम आपराधिक मामलों में रखते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि संज्ञेय अपराध कौन कौन से होते हैं और असंज्ञेय अपराध कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम थोड़ी बात कर लेते हैं आईपीसी की। आईपीसी की हम बात करते हैं तो आईपीसी को कहा जाता है इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता इसको बोला जाता है। तो ये होती क्या है? तो भारतीय दंड संहिता होता है कि कोई भी कानून, ठीक है ना, आपने किसी कानून का पालन नहीं किया, कानून का पालन अगर आपने नहीं किया, तो आपको दंड क्या मिलेगा? नहीं किया तो क्या दंड होगा? इसकी जो परिभाषा, इसकी जो डेफिनेशन है वो बताती है आईपीसी। आईपीसी में होता है कि हमने कोई कानून का पालन नहीं किया तो उसके लिए आपको क्या दंड मिलेगा, ये होता है आईपीसी में। अगर आपने कोई अपराध किया है तो वो अपराध किस कैटेगरी का है, ये भी आईपीसी में ही लिखा है कि अपराध कौन सा अपराध कहलाएगा। आपने चोरी की है, डकैती की है, लूट की है, तो कौन सी धारा आपके ऊपर लगेगी, उस चोरी का दंड क्या होगा, ये सभी बताती है आईपीसी। अब यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, अपराध। अब बात करते हैं अपराध होता क्या है। अभी इसकी आईपीसी के बारे में और आगे बताएंगे, आईपीसी और सीआरपीसी जब दोनों बताएंगे तब बताएंगे आईपीसी होती क्या है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं अपराध क्या होता है। अपराध क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं, क्राइम भी बोलते हैं। क्राइम क्या होता है, क्राइम। तो अब क्राइम अपराध की परिभाषा की हम बात करते हैं, वो होती है वह कृत्य जिससे समाज को क्षति पहुंचे। आपने कोई भी ऐसा काम कर दिया जिससे कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसको क्षति पहुंचे, वह कृत्य जिससे समाज को क्षति पहुंचे, अपराध कहलाता है। अपराध कहलाता है। जब ये कृत्य अपराध कहलाएगा तो वह कृत्य करने वाला, अगर बात करते हैं अपराधी की, तो वो जो कृत्य होगा उस कृत्य को करने वाला अपराधी कहलाएगा। अगर हम अपराधी की बात करें तो अपराधी कौन होगा? तो जिसने अपराध किया होगा, यानी जिसने वो कृत्य किया होगा, जिसने
अपराध किया हो, वो कहलाता है अपराधी। जैसे कि अगर आपने कहीं पे चोरी कर ली है, किसी की साइकिल आपने चुरा ली, हो सकता है वो किसान हो, ठीक है ना? तो वो अपनी सब्जी बेचने जा रहा हो या कोई भी फसल बेचने जा रहा हो, तो आपने उसके साथ-साथ में पूरे समाज का नुकसान किया है, तो वो चोरी जो है वो अपराध कहलाएगी, ठीक है ना? अब बात करते हैं अपराध, जब भी कोई अपराध होता है उसके लिए आवश्यक तत्व कौन-कौन से होते हैं? अपराध के लिए आवश्यक तत्व, अगर हम अपराध के लिए आवश्यक तत्वों की बात करते हैं, तो अपराध के लिए जो कुल आवश्यक तत्व होते हैं वो होते हैं आपके 4, ठीक है? नंबर 1 बात करते हैं, कोई भी अपराध करने वाला होना चाहिए, मानव या मनुष्य होना चाहिए, ठीक है ना? अगर आपने कहीं पे साइकिल खड़ी देखी, आपने उसे चुराना है, तो उसके लिए कोई मनुष्य होना चाहिए ना, अपराध तो वही करेगा ना जो कि जीवित होगा। अब आपसे कहते कि गाय ने चोरी की है, तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन अपराध के लिए क्या होना चाहिए? मनुष्य होना चाहिए। अगर आपने किसी पे देखा किसी गाय के ऊपर हत्या का मुकदमा चला हो या किसी भी गाय ने चोरी की उसके ऊपर चोरी का मुकदमा चला हो या कोई भी पशु दूसरा हो उसने चोरी की उसके ऊपर चोरी का मुकदमा चला हो, नहीं सुनाऊंगा। उसके बाद दूसरी की हम बात करते हैं, तो एक आपके पास में आशय आशय होना चाहिए, यानी योजना होनी चाहिए। आपके पास में योजना होनी चाहिए, ठीक है ना? यानी आपका इंटेंशन होना चाहिए, इसको हम दुराशय भी बोल सकते हैं। यानी आपका एक आशय होना चाहिए, वो आशय कैसा होना चाहिए? वो दूर होना चाहिए, यानी कि वो बुरा होना चाहिए, आपका इंटेंशन बुरा होना चाहिए। उसके बाद हम नंबर 3 की बात करते हैं, तो नंबर 3 होता है योजना का कार्यान्वयन। जब आपने योजना बनाई है, तो आप उसका कार्यान्वयन भी करेंगे, योजना का कार्यान्वयन। नंबर 4 की हम बात करते हैं, तो जो आपने योजना बनाई, जो आपने कृत्य किया है, उससे क्षति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई क्षति नहीं हुई और उसको अपराध की कैटेगरी में डाल दिया जाए। तो ये जो 4 चीजें हैं, नंबर 1 मनुष्य होना चाहिए, नंबर 2 योजना होनी चाहिए उसके पास में, यानी उसका जो आशय इंटेंशन है वो गलत होना चाहिए। उसके बाद में उसने योजना बनाई, हो सकता है किसी कोई भी आदमी जा रहा हो, उसने कहीं पे कोई भी चीज पड़ी देखी, यानी साइकिल उसने खड़ी देखी है, ठीक है ना? उसका मन आया कि मैं चोरी करूं, उसने योजना, यहाँ पे मनुष्य भी है, उसने मन भी आया, यानी उसका आशय भी बुरा है कि मैं चोरी करूं, लेकिन उसने चोरी नहीं की। उसने योजना तो बनाई कि हाँ मैं ऐसे ऐसे चोरी करूंगा, लेकिन चोरी नहीं की, तो फिर वो अपराध नहीं होगा, क्योंकि उसने चोरी नहीं की, उससे क्षति भी नहीं पहुंची, तो फिर वो अपराध नहीं होगा। उसने अब जो योजना बनाई उसका कार्यान्वयन भी होना चाहिए। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं, अपराध जो होता है, अगर हम बात करते हैं एक दूसरे डेफिनेशन की, अपराध जो होता है वो मनोवृत्ति, और वो भी कैसी? खराब, खराब मनोवृत्ति प्लस कार्यान्वयन। किसका कार्यान्वयन? तो जो आपने योजना बनाई उसका कार्यान्वयन। तो ये जो होता है, इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं अपराध बनता है, अपराध होता है। अगर आपसे कोई पूछे अपराध के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से, तो आप बता सकते हैं अपराध के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं। कोई मनुष्य होना चाहिए, योजना बनाई हो उसने, योजना का कार्यान्वयन किया हो, उससे क्षति पहुंची हो। वहीं अगर हम बात करते हैं अगर सिंपल शब्दों की, तो आप याद रख सकते हैं कि कोई भी खराब मनोवृत्ति प्लस कार्यान्वयन। किसका कार्यान्वयन? जो आपने योजना बनाई उसका कार्यान्वयन करना अपराध कहलाता है। हम बात करते हैं अपराध के प्रकार। अपराध के प्रकार, अपराध के प्रकारों की हम बात करते हैं अगर, अब हम अपराध के प्रकार की बात करते हैं। अपराध जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? नंबर 1 आता है आपका संज्ञेय अपराध, जो कि मैंने अभी बताया था, संज्ञेय अपराध। जब मैंने आपको कानून पढ़ाया था, कानून में जो आपके 2 मामले थे, एक दीवानी लॉ थे, एक आपराधिक मामले थे। आपराधिक मामलों में जो संज्ञेय अपराध मैंने बताया था, आपराधिक मामलों में संज्ञेय संज्ञेय अपराधों को रखा जाता है, तो संज्ञेय अपराध, यानी इनको कॉग्निजिबल ऑफेंस भी बोलते हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस।
संज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिनमें ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो। फिर वो कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, फांसी हो सकती है। तो ऐसे अपराध जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं। नंबर 2 पॉइंट, तो नंबर 2 होता है कि ऐसे अपराधी को, जो भी संज्ञेय अपराध करता है, ऐसे अपराधी को बिना वारंट भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए आपको वारंट की जरूरत नहीं होती कि आप कोर्ट में जाए, पुलिस फिर उसके बाद में वारंट लेके आए, फिर आपको गिरफ्तार करे। तो जब भी संज्ञेय अपराध होता है, अगर आपने किसी की हत्या कर दी, तो सबसे पहले पुलिस का काम है कि वो उस मुजरिम को पकड़े। नहीं तो हो सकता है वो फरार हो जाए, कहीं पे पकड़ ना पाए। अगर वो वारंट की ही प्रतीक्षा करेगी तो उसे नहीं हो सकता है, ना पकड़ पाए। तो बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें संज्ञेय अपराधों में किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, अगर आपने किसी की हत्या कर दी, ठीक है ना, कहीं पे लूट हो गई, अपहरण कर लिया आपने किसी का बलात्कार कर दिया, तो ये सभी कैसे हैं? ये सभी जो आपके हैं, ये सभी आपके संज्ञेय अपराध हैं, यानी कि गंभीर अपराध है। इसमें जो आपको सजा मिलेगी वो 3 वर्ष या उससे अधिक की ही मिलेगी, उससे कम की नहीं मिलेगी, जिसमें कि फांसी तक भी हो सकती है। अब बात करते हैं आपसे, जैसे कि चोरी हो गई, चोरी हो गई, ठीक है ना, डकैती हो गई, लूट हो गई। तो ये सभी किसकी कैटेगरी में आती है? ये सभी आते हैं संज्ञेय अपराधों की कैटेगरी में। तो हम चोरी की ही बात करते हैं, तो आईपीसी जो धारा धारा 378 है, इसमें चोरी की परिभाषा दी हुई है। चोरी की परिभाषा है। उसके बाद में 380 में चोरी के लिए क्या दंड है वो दिया गया है। ठीक है, अगर हम डकैती डकैती की बात करते हैं, 395 डकैती की परिभाषा है। इसके अनुसार जब भी दंड होगा, उसके बाद में दूसरी अभी हम जब धाराएं बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि किसमें परिभाषा दी गई है, किसमें क्या दंड दिया जाएगा। जैसे अब आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति थे, ठीक है ना, इन्होंने किसी भी राह चलते आदमी को लूट लिया, राह चलते आदमी को लूट लिया, आदमी को लूट लिया। तो क्या यह वाक्य सही है या गलत है? तो वो याद रखना, ये वाक्य जो है गलत है, ठीक है ना, क्योंकि लूट जो होती है वो हमेशा 2 व्यक्ति या 2 प्लस व्यक्ति, लेकिन कितने, 5 से कम होने चाहिए, 5 से कम व्यक्ति ही कर सकते हैं, 5 से अधिक नहीं। यानी 2 से लेके 4 व्यक्ति तक ही लूट कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। जब भी 4 प्लस हो गए, 5 हो गए, 4 प्लस यानी 5, 6, 7, तो ये जो होती है, जब भी इतने व्यक्ति किसी भी घटना को अंजाम देते हैं, वो वहां पे आती है डकैती। यही आपकी धारा 395 में लिखा है कि डकैती होती क्या है, जहाँ पे 5, 6, 7, 8 व्यक्ति, वहां पे डकैती होगी। हम बात करते हैं लूट क्या होती है। लूट भी मैंने आपको बताती कि 2 या 2 से प्लस। यही हम चोरी की बात करते हैं, तो चोरी के लिए आपके 1 या 2 तक आदमी होनी चाहिए, तभी तभी वो चोरी कहलाएगी, नहीं तो वो चोरी नहीं होगी। ठीक है, अब अगले पे बात करते हैं। अच्छा, एक और हम चोरी की बात करते हैं, चोरी जो होती है, जिस चीज की चोरी होती है, चोरी की हम बात करते हैं, तो जिस चीज की भी चोरी होती है, उसमें उस चीज के मालिक की स्वीकृति ना हो, तभी वो चोरी कहलाएगी। अगर आपने किसी को चीज अपनी मर्जी से दी है, उसके बाद में अगर आप उसका चोरी का मुकदमा लिखाने जाएं, तो फिर वो चोरी नहीं होगी, क्योंकि वो आपने अपनी मर्जी से दी है। अब आगे बात करते हैं असंज्ञेय अपराधों की। संज्ञेय अपराध हो चुके हैं, अब आप बात करते हैं असंज्ञेय अपराधों की। नंबर 2 पे जो आते हैं वो होते हैं असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध जो होते हैं, इनको बोलते हैं इनकॉग्निजेबल ऑफेंस। 1 मिनट।
इन इनकॉग्निजेबल ऑफेंस। तो नंबर एक बात, वारंट की आवश्यकता होती है। संज्ञेय अपराध जो थे उसमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन इसमें वारंट आवश्यक होता है। वारंट आवश्यक होता है। और वारंट जारी कौन करता है? तो वो करता है मजिस्ट्रेट, आपका वारंट जारी करता है, मजिस्ट्रेट वारंट जारी करता है। ठीक है, जैसे कि मारपीट हो गई, मारपीट हो गई। और भी हैं जो कि असंज्ञेय अपराध कैटेगरी में आते हैं, वो जब आगे बात पढ़ते चले जाएं तब आपको पता चला कौन से संज्ञेय हैं, कौन से असंज्ञेय हैं। अब बात करते हैं हम आईपीसी की और सीआरपीसी की। तो ये तो हो गया आपके अपराध। सबसे पहले हम बात करी है मैंने मूल विधि की। तो मूल विधि बोलते हैं बेसिक लॉ को। तो कोई भी ऐसे लॉ जिसमें कि आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वो मूल विधि कहलाती है, यानी बेसिक लॉ आपका मूल विधि कहलाता है। अब बात करते हैं विधि क्या होती है। तो विधि जो होती है वो सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी कि ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें किसी भी दंड की परिभाषा दी हो, कोई भी अपराध की परिभाषा दी हो, और अपराध का दंड क्या होगा वो बताया गया, तो उसको बोलते हैं विधि। तो विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी? सभ्य समाज या नैतिक समाज बनाने के लिए आपकी विधि की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद अगली बात करते हैं कानून की। कानून में दो टाइप के होते हैं, दीवानी मामले आते हैं कानून में, एक आपराधिक मामले आते हैं। दीवानी मामलों को सिविल लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। जुर्माने की हम बात करते हैं तो दीवानी मामले वो होते हैं जिसमें केवल जुर्माना लगाया जाता है, और आर्थिक यानी जुर्माना यानी आर्थिक क्षतिपूर्ति देनी होती है, तो वो होता है आपके दीवानी मामले। इसमें सीपीसी आपकी लागू होती है, सिविल प्रोसीजर कोड। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि दीवानी मामलों में आईपीसी लागू होती है या नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि इसमें सीपीसी लागू होती है। यही हम आपराधिक मामलों की बात करते हैं, इसमें जब भी अपराधी को सजा दी जाए, यानी कि दंड सजा कुछ भी हो सकती है, दंड हो सकती है, केवल जुर्माना हो सकता है, दंड जुर्माना दोनों हो सकता है, तो उनको बोलते हैं आपराधिक मामले, जिसमें कि हत्या हो गया, अपहरण हो गया, चोरी डकैती ये सभी हो गई। तो इसमें जो संज्ञेय असंज्ञेय अपराध आते हैं आपराधिक मामलों में, इसके लिए होती है लागू होती है आईपीसी। फिर हमने बात की थी अपराध की। अपराध होता है वह कृत्य जिससे समाज को क्षति पहुंचे, अपराध कहलाता है। आपने कोई भी ऐसा काम कर दिया जिससे कि समाज को पूरे को क्षति पहुंची है, तो अपराध कहलाएगा। और जिसने वो अपराध किया होगा उसे अपराधी बोलेंगे। अब अपराध के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वो चार होते हैं। सबसे पहले अपराध करने वाला होना चाहिए, उसने योजना बनाई हो, यानी उसका जो आशय योजना बनाई उसका जो आशय वो बुरा होना चाहिए, योजना का उसने कार्यान्वयन किया हो। उसके बाद में समाज को क्षति भी पहुंची हो, क्योंकि तभी वो अपराध कहलाएगा। अगर क्षति नहीं पहुंची है तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। अगले पे बात करते हैं अपराध के प्रकार की। हम बात करते हैं अपराध दो टाइप के होते हैं। नंबर एक होता है आपका संज्ञेय अपराध, ठीक है ना, और नंबर दो की हम बात करते हैं असंज्ञेय अपराध की। हम बात आ जाते हैं आईपीसी पे। आईपीसी और एक तरफ हम ले लेते हैं सीआरपीसी। अब समझते हैं आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है। आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है। तो आईपीसी जो होती है उसमें आपकी जो दंड होता है, दंड की परिभाषा होती है। अपराध की परिभाषा, सॉरी, अपराध की परिभाषा होती है, और सजा का प्रावधान होता है। तो वो होता ही आईपीसी, सजा का प्रावधान। आपने कोई भी अपराध किया तो वो अपराध किस कैटेगरी में आएगा? जैसे चोरी है, डकैती है, लूट है, हत्या है, ठीक है ना। एक होती है इरादतन हत्या, एक होती है गैर इरादतन हत्या। तो ये सभी आईपीसी में लिखी गई है कि उसकी परिभाषा क्या होगी, और उसके लिए दंड क्या होगा, यानी उसके लिए क्या सजा मिलेगी, ये सभी आईपीसी होती है। हम बात करते हैं सीआरपीसी 1973 यानी 1973। इसमें हम बात करते हैं सीआरपीसी, इसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें जो होती है, इसमें प्रक्रिया होती है, इसमें जो होती है दंड प्रक्रिया, इसको हम दंड प्रक्रिया संहिता भी बोलते हैं। तो दंड, देखो दंड क्या मिलेगा वो तो लिखा है आईपीसी में, लेकिन वो दंड कैसे मिलेगा? जैसे कि पुलिस कार्रवाई होगी, पुलिस एक
और उसके बाद में न्यायिक प्रक्रिया होगी, पुलिस प्रक्रिया होगी। तो वो जो होती है, एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे पुलिस प्रक्रिया हो गई। पुलिस प्रक्रिया हो गई, न्यायिक प्रक्रिया है। तो ये सभी प्रक्रिया जो है, ये सभी आपकी सीआरपीसी में लिखी हैं। ठीक है ना? तो ये होती है आईपीसी, यानी आईपीसी में कैसे कोई भी अपराध की परिभाषा लिखी होगी, क्या सजा होगा वो लिखा होगा। तो सीआरपीसी की बात करते हैं, उस अपराध के लिए जो सजा मिलेगी वो किस प्रकार से मिलेगी, पुलिस कैसे कैसे काम करेगी, ठीक है ना, जज कैसे कैसे, उसकी जो प्रक्रिया है पूरी, वो जो होती है वो सीआरपीसी में लिखी होती है। हम आईपीसी की थोड़ी बात कर लेते हैं। आईपीसी, आईपीसी में बात करते हैं, सबसे पहले करते हैं 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर 1860 को ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पेश हुआ था। ठीक है ना? यानी आईपीसी अधिनियम जो है, ब्रिटिश ब्रिटिश संसद में आईपीसी अधिनियम पेश हुआ था, इसका अधिनियम पेश हुआ। ये 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी का जो अधिनियम है वो ब्रिटिश संसद में पेश हुआ, क्योंकि 1860 में आपको पता होगा कि हम अंग्रेजों के अंडर में आते थे। तो जो अंग्रेजों ने देखा कि भारत में अपराध जो होते हैं उनकी क्या सजा हो, तो इसके लिए एक कानून बनाया जाए। तो उन्होंने, कानून तो थे सबके अपने अपने, पहले कोई भी राजा, कोई भी रियासत थी, उसके अपने अलग कानून थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान पर एक कानून लागू हो, तो इसके लिए अंग्रेजों ने 1860 में एक अधिनियम पेश किया। तो वो जो अधिनियम था, इस अधिनियम की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अधिनियम किसने बनाया था। 1833 में आपने सुना होगा, चार्टर अधिनियम आया था, चार्टर एक्ट। तो वो अधिनियम था, वो चार्टर एक्ट 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया हिंदुस्तान में, चार्टर अधिनियम। तो चार्टर अधिनियम के तहत एक विधि आयोग बना था। 1833 में आपका चार्टर अधिनियम आया, और 1834 में चार्टर अधिनियम के तहत, इसके तहत एक विधि आयोग की स्थापना हुई। विधि यानी कानून, तो एक ऐसा आयोग बना जिसने की कानून से संबंधित, जो उसने, विधि आयोग, जिसने कि ये देखा कि कौन कौन से किस किस टाइप के अपराध हिंदुस्तान में हो रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार की सजा होनी चाहिए, एक विधि आयोग बना। ठीक है ना? तो विधि आयोग, अब आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि पहला विधि आयोग कब बना था, तो वो याद रखना है, 1833 में पहला विधि आयोग बना। किस चार्टर अधिनियम के तहत बना? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बना था। काम क्या था? आईपीसी के लिए रूपरेखा तैयार करना इसका काम था। अब बात करते हैं पहले विधि आयोग के अध्यक्ष, इसके हम अध्यक्ष की हम बात करते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे, वो मैकाले को बनाया गया, वही मैकाले जिनकी आप शिक्षा पद्धति पढ़ते हैं, मैकाले को इनका अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष जो थे पहले थे मैकाले, मैकाले को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया, जो कि 4 साल तक अध्यक्ष रहे थे, यानी 1834 से 1838 तक, 1838 तक आपके विधि आयोग के अध्यक्ष रहे थे मैकाले। फिर ना इनका अध्यक्ष बनाया गया मैकाले। अब चूंकि ये आयोग जो है वो विधि आयोग था, यानी कि इसमें ऐसे मेंबर होने चाहिए जो कि कानून से जुड़े हों। तो उस समय मैकाले जो थे सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ, यानी कि इनकी जो लॉ की एक जो काउंसिल थी, उसके एक अध्यक्ष भी, उसके सदस्य थे। सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के मेंबर थे ये मैकाले, सुप्रीम लॉ के मेंबर थे मैकाले। कौन? आपका मैकाले। मैकाले का, अब बात करते हैं, इसी जो विधि आयोग थी, इसी विधि आयोग ने 1860 में ब्रिटिश संसद में अधिनियम पेश किया, और जिसके अंतर्गत आपकी आईपीसी की स्थापना हुई। हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका पहला विधि आयोग, कब बना था? 1833 में। अध्यक्ष मैकाले, कितने? 1834 से 38 के लिए, और चार्टर अधिनियम के तहत बना था। हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग,
पहला विधि आयोग, तो ये बना था 1955 में। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में बना था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एमसी शीतलवाड़। एमसी शीतलवाड़, मोतीलाल चिम्मललाल शीतलवाड़ अध्यक्ष थे। मोतीलाल चिम्मललाल शीतलवाड़, शीतलवाड़ यानी एमसी शीतलवाड़। और ये उस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी इनको जो अध्यक्ष बनाया गया था उस समय, जैसे कि मैकाले जो तो सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के मेंबर थे, उसी उसी तरह से शीतलवाड़ जो थे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, यानी भारत के महान्यायवादी थे। आपको पता होगा महान्यायवादी का जो आर्टिकल होता है वो होता है 76 यानी 76। हम बात करते हैं वर्तमान की। ये तो हो गया स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग। हम बात करते हैं वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है। तो वर्तमान में जो विधि आयोग चल रहा है वो चल रहा है 22वां विधि आयोग। यानी 21 हो चुके हैं विधि आयोग, अब 22वां विधि आयोग चल रहा है वर्तमान में। वर्तमान में 22वां विधि आयोग चल रहा है। तो 22वें विधि आयोग की स्थापना की हम बात करते हैं, तो ये आपकी हुई थी फरवरी 2020 में इसकी स्थापना हुई थी 22वें विधि आयोग की। अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, अध्यक्ष कौन थे इसके, तो इनका जो अध्यक्ष है वो ऋतुराज अवस्थी जी को बनाया गया है। ऋतुराज अवस्थी। और ऋतुराज अवस्थी कौन है, तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट के रिटायर्ड हो चुके चीफ जस्टिस। तो इनको फरवरी 2020 में जो 22वां विधि आयोग बना है उसको बनाया गया है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगर आपसे 22वें विधि आयोग की जगह आपसे 21वां विधि आयोग अगर पूछ ले, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन बाई चांस आपको पूछ ले 21वां विधि आयोग, 21वां विधि आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दलवीर सिंह चौहान। इसके हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये थे दलवीर सिंह चौहान। दलवीर सिंह चौहान। तो आपको पहला याद रखना है, कब बना, 1834 में, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। वर्तमान स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो 1955 में बना, एमसी शीतलवाड़ अध्यक्ष थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उस समय। वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है, तो 22वां विधि आयोग चल रहा है। स्थापना की बात करें 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी जो कर्नाटका हाईकोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस थे। हम बात करते हैं इससे पहले यानी 21वां जो विधि आयोग था उसके अध्यक्ष थे दलवीर सिंह चौहान। अब यही अगर हम बात करते हैं आईपीसी की, फिर से हम आईपीसी पे वापस आते हैं, तो ये तो हो गया हमारा विधि आयोग। अब आईपीसी के वापस आते हैं, तो 6 अक्टूबर को मैंने बताया था, 6 अक्टूबर 1860 को इसका बिल पेश हुआ। आईपीसी के लिए बिल पेश किया गया। इसका जो अन्य नाम, आईपीसी का अगर आपसे अन्य नाम पूछे, आईपीसी का अन्य नाम जो कि पूछ भी चुका है, तो इसका जो अन्य नाम है वो है ताज इरात ए हिंद। ताज ताज इरात ए हिंद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ताज इरात ए हिंद किसको कहते हैं, वो आईपीसी को ही कहा जाता है। ये तो होगी अन्य नाम, ये हो गया कब बिल पेश किया गया। अब बात करते हैं 1 जनवरी 1862 को ये संपूर्ण भारत में लागू हुई। संपूर्ण भारत में लागू। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, जम्मू जे एंड के को छोड़ करके। क्यों भाई जम्मू एंड कश्मीर को क्यों छोड़ दिया गया,
क्योंकि जे एंड के को उस समय हिंदुस्तान का भाग नहीं माना जाता, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे वो उसे एक अलग प्रोविंस की तरह ट्रीट किया जाता था। इसीलिए जे एंड को छोड़कर संपूर्ण भारत में 1 जनवरी 1862 को आईपीसी लागू हो गई। तो जम्मू कश्मीर में कब लागू हुई? तो 31 अक्टूबर 2019 को, जब 370 को हटा दिया गया, तब जम्मू एंड कश्मीर के साथ, तब जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी लागू हो गई, में भी आईपीसी लागू हो गई। जब जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी नहीं चलती थी, तो उससे पहले क्या चलता था? तो उससे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर में चलती थी, वो चलती थी आरपीसी। आरपीसी, रणवीर सिंह प्रोसीजर कोड, रणवीर पैनल, सॉरी, हाँ, रणवीर पैनल कोड, रणवीर पैनल कोड। रणवीर सिंह कौन थे? तो रणवीर सिंह जो थे वो डोगरा वंश के जम्मू कश्मीर के राजा थे। डोगरा वंश के राजा थे। इन्हीं के नाम से पहले जम्मू एंड कश्मीर में आरपीसी चलती, जो कि 1932 से 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर में लागू रही। जब 31 अक्टूबर 2019 को 370 खत्म कर दिया गया, तब से जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी लागू हो गई। अब बात करते हैं भारत के और स्टेट जहां पर आईपीसी कब लागू हुई। देखो उन गोवा की हम सबसे पहले बात करते हैं। गोवा 1961 में इसको पुर्तगालियों से आजाद किया गया, क्योंकि इसमें पुर्तगालियों का कब्जा था। भाई आईपीसी वहां पर लागू हुई जहां पर अंग्रेजों का शासन था, लेकिन जहां पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था वहां पर आईपीसी नहीं लागू हो पाई। तो गोवा की बात करते हैं, गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ। इसी तरह पौंडीचेरी की बात करते हैं, ऑन कौन? पौंडीचेरी 1947 में। बाकी सब तो देश, पूरा देश आजाद हो गया, लेकिन गोवा आजाद नहीं हुआ था। पौंडीचेरी, ठीक ना। और दमन और दीप, ये आजाद नहीं हुए थे, दमन और दीप। ये कब आजाद हुआ था? ये तो हुआ था 1962 में, 1962 में आजाद हुआ था, ठीक है ना। और ये जो आजाद हुआ था, ये आपका हुआ था 1954 में, फ्रांसीसियों से। तो यहाँ पर जो आईपीसी लागू हुई, वो 10 अक्टूबर 1963 से गोवा, पांडिचेरी और दमन और दीव में आईपीसी लागू हुई। और अब बात करते हैं एक और, अगर सवाल की बात करते हैं, तो आईपीसी का लगभग रूप, आईपीसी का लगभग रूप और किन किन देशों में चलता है? लगभग रूप किन किन देशों में? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो भी देश अंग्रेजों के कब्जे में रहे हों, क्योंकि उन्होंने केवल भारत के लिए तो आईपीसी बनाई नहीं होगी। तो पाकिस्तान, कौमा, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था पहले, म्यांमार भी भारत का हिस्सा था, श्रीलंका, ठीक है ना, ब्रुनेई, सिंगापुर और मलेशिया। तो ये वो देश है जिनमें आईपीसी का लगभग रूप, अब तो नहीं, क्योंकि अब तो काफी बदल चुकी है, भारत की भी आईपीसी काफी बदल चुकी है। उसी तरह, क्योंकि जो विधायक बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया ही जाता है कि सभी अपराधों की समीक्षा की जाए। कोई भी अपराध का दंड बढ़ाना हो, घटाना हो, कोई नया अपराध ऐड करना हो, तो वो सभी विधि आयोग ही करता है। इसी तरह आईपीसी का जब बनी थी, शुरुआत में लागू थी, तो ये जो देश थे इतने, इन सभी में आईपीसी का लगभग रूप चलता था। अब इसके बाद में हम आईपीसी की बात करते हैं, आईपीसी है क्या। अब इसके बाद में आपकी आईपीसी चालू हुई, आईपीसी में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, कौन सी सबसे बड़ी धारा है, कौन सी सबसे छोटी धारा है, कौन सा सबसे छोटा अध्याय है, तो वो सभी हम देखेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।